नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो दिस इज द सेकंड क्लास ऑन ऑर्डर 8 CPC। ठीक, very important for your prelims, very important for your mains, and also I must say आज जो हम क्लास करने वाले हैं, अभी जो क्लास होने वाली है, खासकर रूल 3, 4, 5 जो हम पढ़ेंगे, these rules are also very important for your paper or exam of pleadings, order 6, order 7 and order 8. These 3 orders are very important when you attempt the question paper relating to your pleadings. You have to write plaint, you have to write sometimes written statement, and sometimes you have to write judgment. So what are the rules which should be followed by you while writing a WS? जब आपको किसी का WS लिखना हो तो आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, वो रूल्स आपको ऑर्डर 8 में मिलते हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, इनको आपने ढंग से पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, तो उसकी जो एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो आपको आपके प्लीडिंग वाले एग्जाम में भी मिलेगी आपको देखने के लिए। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना मेरी बात। ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8, इनको बहुत अच्छी तरीके से करना। यहाँ से मेन से क्वेश्चन बहुत मिलते हैं आपको। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से मिलेगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, प्लीडिंग्स इन जनरल, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, इन तमाम चीज़ों पर आपको मेंस में क्वेश्चन मिलते हैं। और ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा, खासकर यूपी उत्तराखंड का, तो जहाँ पर यहाँ से मेंस में क्वेश्चन ना बनता हो इन 3-4 टॉपिक्स में से ही। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं क्यों बताता हूँ आप लोगों को, जब तक आपको पता नहीं होगा, है कि नहीं है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप काम कैसे करेंगे वो। क्योंकि कह दिया भगवान कृष्ण ने कि फल की चिंता मत करो, लेकिन यहाँ फल का देखना बहुत ज़रूरी है। फल जितना मीठा होगा उतनी आप शायद ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ऑर्डर 8 बहुत मीठा फल है, इसको खाने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और करनी भी चाहिए। ठीक, with these words we start our class. So I start my class. This is order 1A. Please go to the order 1A, and this is first question. ध्यान रखना, this order 1A was added by the Amendment Act 1999, and that is the question for your prelims. पहला क्वेश्चन 1A का आपको यहीं से आएगा। This is, and now 1A
where the defendant bases his defense upon a document or relies upon any document in support of his defense or claim for set off or counter claim. ये देखिए, where I read it again, ये ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ता हूं, देखिए this is rule 1A. This is dealing with a situation. This rule is dealing with a situation when as a defendant you are relying upon some document. आपका जो डिफेंस है, आपको जो आप जो प्लेंटिफ के एलिगेशन का आप जो काउंटर करना चाह रहे हैं, दैट इज योर डिफेंस, और you want to claim some set off, or if you want to make some counter claim on the basis of that document, तो what you should do, आपको क्या करना चाहिए, that is regarding with this 1A इसी सिचुएशन में डील करता है कि what is the duty of the defendant when he is relying upon some document regarding his defense, regarding his counter claim, regarding his claim for set off. लेकिन खास बात क्या है 1A में, don't forget this phrase, in his possession or power. तो 1A की सब क्लॉज 1 है, दैट इज डीलिंग विद ए सिचुएशन व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी रिलाइड अपॉन बाय द डिफेंडेंट इज इन हिज पोजेशन. जिस डॉक्यूमेंट पर वो रिलाई कर रहा है डिफेंडेंट, वो उसी के कब्जे में है, वो उसी की ही पावर में है. इन दैट सिचुएशन व्हाट ही शुड डू. गेटिंग स्पेंड और नॉट? रीड इट अगेन, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. से दिस, वेयर द डिफेंडेंट बेसिस हिज डिफेंस. जब कोई डिफेंडेंट अपने डिफेंस को किसी डॉक्यूमेंट पर बेस करता है, आधारित करता है, बेसिस हिज डिफेंस अपॉन ए डॉक्यूमेंट, नंबर 1 सिचुएशन, और रिलाइज अपॉन एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज पर को रिलाई करता है, किसके लिए, इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस, अपने डिफेंस की सपोर्ट के लिए, या क्लेम फॉर सेट ऑफ के लिए, या फिर क्लेम फॉर काउंटर क्लेम के लिए. तो बेसिकली ही इज रिलाइंग अपॉन ए डॉक्यूमेंट फॉर हिज डिफेंस और सेट ऑफ और द काउंटर क्लेम, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज इन हिज पोजेशन और पावर. डोंट फॉरगेट दिस. ये उसके ये जो फ्रेज है 1A, इट इज डीलिंग विद दिस, इट इज इन हिज पोजेशन. In that case, it is his duty. He shall enter such document in a list. This is the first thing which is required from him. ये पहली बात है जो उससे अपेक्षित है कि वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को. He shall enter such document in a list, and second, he shall produce it in the court में प्रस्तुत कर देगा कब, when the written statement is presented by him. Got it or not? And shall at the same time deliver the document along with copy along with WS. तो बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको समझाता हूं इसमें. ये है, दिस इज एक बहुत टेक्निकल नहीं है, इसमें प्रोसीजरल बात है केवल. सो व्हाट इज द सिचुएशन? As a defendant, you are relying upon some document, then you are supposed to enlist it. आप पहले लिस्ट में लिखेंगे उसमें, then you should produce it in the court, and then you deliver it along with the copy, along with the WS. WS जब प्रस्तुत करेंगे उस समय उस डॉक्यूमेंट को along with the copy आप प्रस्तुत कर देंगे. बस इतनी सी बात है. आपको सेम थिंग, सेम काइंड ऑफ ड्यूटीज आप लोगों ने पढ़ी थी. यही ड्यूटी होती है प्लेंटिफ की, लाइक ए प्लेंटिफ. जैसे प्लेंटिफ की ड्यूटी बनती है, ऐसे ही डिफेंडेंट की. डिफेंडेंट इज बाउंड टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस. जो भी उसके पोजेशन में है, ही इज बाउंड टू. देखिए है क्या, इसको आप बेसिक जो जुरिस्डिक्शनल बेसिस है इसका, है ना, उस पर समझिए. जो आधार है इस बात का वो क्या है, दैट इज, एक शब्द को घोट लीजिए अच्छी तरीके से. जब भी आप कोई भी प्रोसीजर एक्ट पढ़ेंगे, वेदर इट इज CRPC और CPC, दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. एंड सेकंड व्हाट, कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू डू जस्टिस. जो न्यायालय हैं उनका जो गठन हुआ है
वो किस लिए होता है? वो न्याय करने के लिए होता है। इसलिए नहीं है कि कोई भी आ जाएगा, प्लेंटिफ आया तो प्लेंटिफ की ही सुननी है, कंप्लेनेंट आया, दुखी आत्मा आई है तो दुखी आत्मा वाकई में ही दुखी हो गई, ऐसा नहीं है। कोर्ट इज सपोज टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ पार्टीज। इन क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन को भी उतना ही वक्त मिलना चाहिए, उतने मौके मिलने चाहिए और उतना ही फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक्यूज को भी मिलनी चाहिए। उसी तरीके से सिविल केसेस में भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये दो पार्टीज हुई, इन दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। बोथ पार्टी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस देयर केस। सो सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेम सेट ऑफ रूल्स आर टू फॉलोड। और उन सबके पीछे क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और दी अल्टम पार्टम, हियर दी अपोजिट पार्टी एज वेल, विपक्षी पार्टी को भी सुना जाए। अब अगर डिफेंस में, अगर एक डिफेंडेंट अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट को आधार बना रहा है ना, देन इट इज एक्सपेक्टेड कि जो प्लेंटिफ है वो सरप्राइज ना हो ड्यूरिंग ट्रायल। ही मस्ट नो व्हाट द डिफेंडेंट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन फ्यूचर। तो इट्स बेटर यू प्लीज सपोर्ट योर डिफेंस, please support your WS with the required documents if you are relying that document for your defense। यदि आप अपने डिफेंस के लिए किसी दस्तावेज पर, किसी डॉक्यूमेंट पर आप उसको आधारित कर रहे हैं, आप सपोर्ट ले रहे हैं, तो इट्स बेटर आप अपने WS के साथ उसकी कॉपी लगा के दीजिए, सो दैट प्लेंटिफ ही पढ़ पाए, प्लेंटिफ उसके बारे में अपनी तैयारी कर पाए। तो आई बिलीव कि बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन क्या खास बात है? दीज आर द डॉक्यूमेंट्स which are in his possession। तो प्लीज लेट मी नो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। सेकंड पर आते हैं अब। नो 1A की सेकंड क्लॉज, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट। जब तक, अगर ये सेकंड सिचुएशन हो गई, देन ही शैल वेयर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज। सपोज इट इज ही इज प्लेसिंग, he is relying upon some document, fine, he is relying upon some document, but that document is not in his possession, वो document उसके possession में है ही नहीं। in that case he is supposed to state, उससे अपेक्षा की जाती है तो कम से कम ये बता दे भाई कि ये डॉक्यूमेंट किसके कब्जे में है, किसके शक्तियों के अधीन है, so that court can take measures to bring it on record। so दो सिचुएशन हो गई हैं यहाँ पर। ये इन सिचुएशन को ढंग से समझ लीजिए। नंबर 1, go to the board and this is first is what the document in his possession, in that case he shall produce it in the court, deliver the document and copy thereof। ये situation है number 1 when the document in his possession, and this is situation number 2 when the document is not in his possession, then he shall state in whose possession or power it is। तो आई बिलीव कि दोनों क्लॉज को आपको समझ में आया होगा। दोनों सिचुएशन डिफरेंट हैं। एक बार जब वो डॉक्यूमेंट पोजेशन में है, दूसरी परिस्थिति क्या है, वो डॉक्यूमेंट आपके कब्जे में नहीं है। पहले में आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दूसरी सिचुएशन में आपको ये बताना होगा कि वो डॉक्यूमेंट किसके कब्जे में है। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए अभी। अब यहां पर आइए, अब किसी भी प्रोसेस लॉ में यही बात होती है खासकर। यू विल बी गिवन ए प्रोसीजर, आपको एक प्रोसीजर बताया गया कि आपको ऐसा करना है। फिर आती है बात, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो जनरली सीपीसी में तो बहुत इलेबोरेटेड है कि ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा, इस तरीके से है। सीआरपीसी में उतनी डिटेल्स में नहीं है, और वहीं से जन्म होता है आपका केस लॉस को। तो कि बहुत सारी सिचुएशंस जो आपका डायरेक्ट डील नहीं करता है, उन सिचुएशन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 1A3 में बात कर दी गई है क्या, कि एक डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोड्यूस करना था, ये डॉक्यूमेंट ought to be produced, जिसको प्रोड्यूस किया जाना था, बट इज नॉट सो प्रोड्यूस, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया, उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया, तब क्या होगा। देन सच डॉक्यूमेंट shall not be received in evidence, उसको एविडेंस में नहीं लिया जाएगा। लेकिन खास बात क्या है, इसको मत भूलना, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय की परमिशन के बिना, न्यायालय की सहमति के बिना उसको एविडेंस में नहीं लिया जाएगा।
अब क्या मतलब हुआ इसको, ये बात देखिए, इसको समझिए इसका क्या मतलब हुआ। तो पहली बात यह है, इसमें ब्लैंक फाइल नहीं लगाइए, मैडम भूल गई, चलिए हम यहीं से काम करते हैं इसमें। ये बात थी, देखिए आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, ये बात आपको 1A की क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों में बात समझाई गई। 1 में कहा गया कि आप लिस्ट में लिखिए और प्रोड्यूस कीजिए, 2 में आप ये बता दीजिएगा आपके बस की नहीं है प्रोड्यूस करना, देन यू शुड लेट अस नो इन हुच पोजीशन इट इज। नाउ इफ यू डोंट डू दैट, इफ यू डोंट प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द पेनल्टी अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, यहीं से फिल्म से क्वेश्चन आता है। दैट डॉक्यूमेंट which was supposed to be produced in the court, जिस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाना था लेकिन you did not do that, then you will have to face a consequence that now that document shall not be received in evidence in future। जब प्रोसीडिंग्स आएंगी then you cannot say now please take it in record, no, it shall not be received in evidence। ये हुआ आधा सत्य, अर्ध सत्य, और यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो एजेंट की ये कभी भी नहीं ले जाएगा, नो, इट कैन बी डन सो विद द लीव ऑफ द कोर्ट। इट मींस व्हाट, इस फ्रेज का मतलब समझ रहे हैं आप, देखिए इसको ढंग से समझिए, इंटरप्रिटेशन करनी आएगी आपको, बिरट पढ़ते कैसे हैं। ought to be produced but is not so produced, then consequence it shall not be received in evidence। ये हुआ जनरल रूल। एंड देन कम्स दी विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की उसके बिना। इट मीन्स व्हाट, कि नो, दिस इज नॉट द रिजिड रूल, यू विल हैव टू जस्टिफाई इट। देखिए पहले था एज ए मैटर ऑफ राइट, जब आपसे कहा गया था आपको, इफ यू आर रिलाइंग ओपन अ डॉक्यूमेंट देन यू हैव ए राइट इट टू प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट। आपके अधिकार है आपका कि आप अपने डिफेंस को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करें। आप वो सभी डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर लाएं जिसको जिन पर आप रिलाई करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके डिफेंस को सपोर्ट करते हैं। तो यहां तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर आप चूक गए देन यू आर डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ द कोर्ट। फिर आप न्यायालय की मर्सी को बोलते हैं दया, हाँ, दया पर आधारित हो जाते हैं आप। दया, अगर मर्सी, आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा व्हाट वर दोज रीजंस विच प्रिवेंटेड यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट। वो कौन से हालात थे, वो कौन से कारण थे कि आप इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए गए। क्योंकि आपको 2 मौके दिए गए थे, अगर आपके कब्जे में है वो डॉक्यूमेंट तो आप प्रोड्यूस कर दीजिए, आपके कब्जे में नहीं है तो आप ये बता दीजिए कि किसके कब्जे में है। आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट इन फ्यूचर इफ यू वांट टू टेक इट ऑन रिकॉर्ड एज एविडेंस, अदरवाइज इट विल नेवर बी टेकन एज एविडेंस। लेकिन शैल नॉट बी टेकन एविडेंस के साथ साथ परमिशन ऑफ द कोर्ट का स्कोप दे दिया गया है। इट मींस व्हाट, इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट नाउ। It depends totally upon the discretion to the court whether to allow that document to be received in evidence or not। तो I believe कि 1A3, 1, 2 and 3 ये आपको समझ में आई होंगी। Any question यहां तक? अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, a document which was supposed to be produced but not produced, option A shall not be received in evidence, shall not be received in evidence, option A। option B shall not be received in evidence except with the permission of the court। तो प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत अति उत्साह में मत आ जाना कि आधी लाइन को पढ़ करके, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो गाल पर थप्पड़ मारते हुए आते हैं। उनको लगता है मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मुझे आता था, सर ने पढ़ाया था, सर ने ये शर्ट पहनी थी, सर ने ऐसे समझाया था, लेकिन बावले ने पूरी लाइन नहीं पढ़ी। ऑप्शन ए भी सही था लेकिन ऑप्शन बी ज्यादा सही था। तो इस बात का ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस आते हैं लेकिन आपने पूरी अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, ऑप्शंस ए बी सी डी को ढंग से नहीं पढ़ा। ए वॉज कंप्लीट, बी वॉज मोर कंप्लीट, सी वॉज मोर कंप्लीट एंड डी वॉज कंप्लीट टू कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। तो डी शुड बी द आंसर। तो ये इस लॉ को, ये जो शैल नॉट बी रिसीव्ड इन एविडेंस,
ये पूरी का पूरी इसको ऐसे पढ़ना, ध्यान रखना हमेशा कि पूरी लाइन उसमें अवेलेबल है या नहीं है। कर लेंगे आप लोग, समझ पा रहे हैं व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू? हो गई बात कन्वे। नाउ कम टू 1.4। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिव्स विटनेसेस। ये हैं आपके एक्सेप्शंस। नंबर 2, हैंड इट ओवर टू ए विटनेस मेरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। इसको समझाता है तो है क्या मामला है, देखिए। दिस प्रोविजन दैट इज 1A का जो प्रोविजन है ये है ना, does not apply to following documents, and these are documents are your question for prelims. ये these questions can be asked in your prelims. Documents reserved for cross examination of the plaintiff's witnesses. Okay. So this is the first category of document which are not supposed to be produced. Rule 1A का जो compulsion है to produce a document, to enlist and then produce it. That compulsion will not be applicable to this category of document which is reserved for the cross examination of plaintiff's witnesses. तो यहां पर पर्पस डिफेंस नहीं है आपका। देखिए वहां पर ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगेन यू विल हैव टू सी दिस। ये सब लैंग्वेज का कमाल है, ध्यान रखना। इफ द डॉक्यूमेंट इज ऑफ सच कैटेगरी, दैट यू आर बेसिंग योर डिफेंस, if you are basing your defense upon that, you will have to produce it. If the document, the purpose of document is only to cross examination of the plaintiff's witnesses, then this compulsion is not with you, then you are beyond that compulsion. Nothing in this rule shall apply to such document. ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक डॉक्यूमेंट वो है जिस पर आपका डिफेंस बेस्ड है, आधारित है ना, उसका एक अलग ही पर्पस है। एंड एक सेकंड कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि प्लेंटिफ ने अगर ऐसा कहा तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए आई विल शो हिम दिस डॉक्यूमेंट। समझ रहे हैं बात? लेट मी नो ये बात समझ में आई या नहीं? कम ऑन फास्ट। देखिए आरिफ, सॉरी चलिए आरिफ का नाम आगे, लेकिन अरशान इज बेटर। अरशान और नूरजहां का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। देयर इज ए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बिटवीन अरशान एंड द नूरजहां, फाइन। एंड नाउ अरशान इज सेइंग दैट सीकिंग डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, कि मैं क्रुएलिटी करती है, दिस दैट है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे? दे विल हैव टू शो कि वो दे आर लीगली वेडिड कपल, उनकी शादी वैलिड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स, निकाह नामा कह लीजिए या कोई रजिस्टर्ड करा रखी है मैरिज को, उसका डॉक्यूमेंट कह लीजिए, ये डॉक्यूमेंट तो वो होंगे जो आपको इनिशियल स्टेज पे करने होंगे। अगर क्रुएलिटी के पॉइंट पर अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो, दिखाना पड़ जाए कि अगर ये कहेगा, नूरजहां ये कहती है कि ये कहेगी भाई हम घूमने कभी नहीं जा पाते थे, गोवा कभी नहीं जा पाते थे, तो प्लेंटिफ ने अगर ऐसा कहा तो मैं उसको वहां के जो होटल के स्लिप्स दिखाऊंगी, होटल का बिल दिखाऊंगी। तो वो डॉक्यूमेंट उसने कहां का रिजर्व किया हुआ है? केवल किसी एक सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए, केवल क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, कि प्लेंटिफ का कोई ऐसा वर्जन आया तो उसको काउंटर करने के लिए आई विल शो हिम दैट डॉक्यूमेंट। तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके डिफेंस का बेस हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कवर होते हैं आपके 1A की क्लॉज 1 में या 2 में कह लीजिए, ठीक है। लेकिन 1.4 में जो एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं, इनका लिमिटेड पर्पस है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिजर्व्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस। गॉट इट और नॉट? तो ये ध्यान रखना, दोनों डॉक्यूमेंट का डिफरेंस क्या है। एक डॉक्यूमेंट हुआ आपके डिफेंस का बेस, एक डॉक्यूमेंट का पर्पस हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस। एंड सेकेंड कैटेगरी है द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ द विटनेस। रिफ्रेशिंग मेमोरी का मतलब यह है कि अगर उसमें विटनेस आता है कि वो कुछ भूल रहा है तो उसके सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए, यू रीड इट, यू रिफ्रेश योर मेमोरी,
ओनली देन यू कैन दे। तो हो सकता है रिफ्रेश मेमोरी की जरूरत ही ना पड़े, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को इनिशियल स्टेज में देने का कोई मतलब नहीं है, उस स्थिति पे जरूरत पड़ती है। इन दैट केस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी सेकेंड कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट इज दिस। सो 1A में से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे। कौन सी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं? द डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट इनिशियल स्टेज, ये दो कैटेगरी हो गई। एंड सेकंड मिलेगा आपको जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि what will be the consequence if the document ought to be produced, if not produced then it shall not be received in evidence and without, but if with the leave of the court it can be produced। तो ये दो तीन बातें हैं, यहां से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके आ सकता है। 1A नहीं पूछेगा आपसे वो he will not ask you कि in which rule it is so stated, लेकिन आपको what is the law ये आपको पता होना चाहिए। तो आई बिलीव कि अब आप कर लेंगे। 1A इज ओवर फ्रॉम माई साइड नाउ। दिस इज 1A ऑर्डर 8 रूल 1A कंप्लीट फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ द ऑर्डर 8। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।